हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आई होप अच्छे एंड स्वस्थ होंगे। हमारा जो राजस्थान सिटी 2024 है और महिला सुपरवाइजर 2024 है, उसके मॉडल टेस्ट पेपर हमने स्टार्ट किए थे, जिसमें से आज का जो टेस्ट नंबर है वो दूसरा रहने वाला है। फर्स्ट हमने कल कर लिया होगा। आई होप आप सभी ने वो क्लास ली होगी और अच्छे से आपको समझ भी आया होगा। अगर मैं बात करूं राजस्थान सीटी 2024 और महिला सुपरवाइजर 2024, तो दोनों का सेम सिलेबस है, इसलिए हम एक साथ है इनके टेस्ट पेपर है वो लगा रहे हैं। महिला सुपरवाइजर का कुछ सिलेबस अलग है, जैसे आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी हो गया, वर्ल्ड हिस्ट्री हो गया, तो इसके जो अलग से टॉपिक है वो मैं आपको अलग क्लासेस प्रोवाइड करवा दूंगी। और उसमें से हमने वर्ल्ड हिस्ट्री की क्लासेज है वो स्टार्ट कर दी है, जिसमें से हमने एक टॉपिक है जो पुनर्जागरण का था वो हमने कर लिया है, और वो क्लास मैंने कल शाम को आपको प्रोवाइड करवाई। आई होप आपने देख ली होगी, अगर नहीं देखी है तो आप वहां से देख सकते हैं। साथ में जो हम यहाँ पे मॉडल टेस्ट पेपर कर रहे हैं उनकी जो पीडीएफ है, इसकी पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मैं आपको प्रोवाइड करवा रही हूँ, तो बाद में भी आप इसका रिवीजन कर सकते हैं। अब बात करें मॉडल टेस्ट पेपर की, तो जो फर्स्ट टेस्ट पेपर था उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन थे वो कम थे, लेकिन अब है वो आगे से आगे मैं कोशिश ये करूंगी कि जो आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस है उनको बढ़ाया जाए। आज के टेस्ट में कल से ज्यादा है। इसमें हमें विद सॉल्यूशन तो बात कर ही करेंगे, साथ में ये भी सीखेंगे कि जो एग्जाम में जो आपका क्वेश्चन आएगा उस क्वेश्चन को करना किस प्रकार है, और जो अब हम टॉपिक पढ़ रहे हैं उन टॉपिक में किस प्रकार से हमारे क्वेश्चन बनेंगे। सिलेबस काफी है, तो एक क्लास में सारे के सारे टॉपिक से क्वेश्चन ला पाना मुश्किल होता है, लेकिन आपके जो ये जो क्वेश्चंस है वो मिक्स चलेंगे, कभी कौन से सब्जेक्ट है कभी कौन से सब्जेक्ट के, तो हमारे सारे सब्जेक्ट है अच्छे से हमें कवर कर लेंगे। तो चलिए जो आज की क्लास है वो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, आज मैं बता दूं कि जो आपकी वर्ल्ड हिस्ट्री की जो क्लास है वो आपको शाम को प्रोवाइड करवाई जाएगी। कल हमने जो पुनर्जागरण किया था, आज हम अमेरिका की क्रांति करेंगे। अमेरिका की क्रांति है का टॉपिक आज हमें करेंगे। और इसमें मैं आपको एक चीज और बताऊं कि जैसे मैंने कल आपको पुनर्जागरण का टॉपिक करवाया था, तो मैं ये वन लाइनर है आपके लिए करवा रही थी, लेकिन आज जो अमेरिका का क्रांति का जो टॉपिक करेंगे वो भी हम वन लाइनर करेंगे, लेकिन जो आपके वर्ल्ड हिस्ट्री से पीछे के जो आपका प्रीवियस ईयर एग्जाम था उसमें जो क्वेश्चन आए हुए थे वो भी मैं कोशिश करूंगी कि इसके साथ लाए जाए, ताकि आपको पता चले कि किस हिसाब से क्वेश्चन है वो पूछ रहे हैं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज के हमारे मॉडल पेपर का दूसरे का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, महिलाओं को वोट देने की अनुमति देने वाला पहला देश है वो कौन सा था। सऊदी अरब, भारत, न्यूजीलैंड और रूस। सबसे पहले तो बात करेंगे हमें राइट आंसर का, तो राइट आंसर ऑप्शन है थर्ड, महिलाओं को वोट देने की अनुमति देने वाला पहला देश था न्यूजीलैंड। अब हम बात करते हैं हमारे अपने देश से भारत की। अगर भारत की बात की जाए तो भारत में महिलाओं को वोट देने का अधिकार को वोट देने का अधिकार कब दिया गया। इनको अधिकार दिया गया था 1921 में। तो अगर आपसे ये भी पूछा जाए कि महिलाओं को वोट देने का अधिकार भारत में कब दिया गया, तो 1921 में दिया गया। इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। अगर हम सिर्फ वोट देने के अधिकार की बात करें तो ये कोई मौलिक अधिकार नहीं है। तो आपसे पूछ लिया जाए तो आपको ध्यान रखना है कि ये मौलिक अधिकार है वो नहीं है। दूसरी बात, इसको हम राजनीतिक अधिकार बोल सकते हैं, राजनीतिक अधिकार, या फिर अपने इसे कानूनी अधिकार भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? कानूनी अधिकार भी इसको बोल सकते हैं। इसके साथ हमें और क्या चीज ध्यान रखनी है, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, जैसे अपन वोट देने की बात कर ही रही हैं, तो आपसे पूछा जा सकता है कि वोट देने के अधिकार के या वोट देने के जो जिक्र है वो हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो आपसे अनुच्छेद पूछ ले तो अनुच्छेद 326, ये चीज आपकी काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। अनुच्छेद 326 इंपोर्टेंट, आपसे पूछे कि वोट देने के अधिकार की बात है या फिर वोट देने की अनुमति है वो किस अनुच्छेद में दी गई है, अनुच्छेद 326 में दी गई है। इसके साथ आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है वो ये बनता है कि जो आपको वोट देने की उम्र है, वोट देने की उम्र कितनी है।
कितनी है? अब है 18 वर्ष। लेकिन पहले क्या थी? पहले थी ये 21 वर्ष। पहले कितनी थी? तो 21 वर्ष। तो इस 21 वर्ष को घटाकर 18 वर्ष किया गया। कब किया गया? ये क्वेश्चन है, वो पूछा जाता है। तो आपसे पूछ ले तो आपको याद रखना है 61वें संविधान संशोधन में। 61वें संविधान संशोधन में है ये उम्र है जो घटा करके 21 वर्ष से कितनी कर दी गई थी? 18 वर्ष कर दी गई थी। तो दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट है। वोट देने की उम्र अब कितनी? 18 वर्ष है। पहले कितनी थी? 21 वर्ष थी। इसको घटा करके 18 वर्ष कब किया गया? 61वें संविधान संशोधन में किया गया। और 61वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1989 में हुआ था। तो ये आपके 3-4 क्वेश्चन मैंने अलग से बताए हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है। काफी इंपॉर्टेंट है, तो इनको आपको ध्यान रखना है। 1989 में आपका 61वां संविधान संशोधन हुआ था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, न्यूजीलैंड। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य निम्नलिखित में से किस अभिलेख में मिलता है? भानुगुप्त का एरण स्तंभ अभिलेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख, इलाहाबाद स्तंभ, या फिर जिसे समुद्रगुप्त का शिलालेख कहा जाता है, या फिर हर्ष का मधुबने शिलालेख। तो सती प्रथा के प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य की बात करें तो ये मिलता है, आपके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, भानुगुप्त का एरण स्तंभ अभिलेख। भानुगुप्त का एरण स्तंभ अभिलेख है जिसमें सर्वप्रथम है वो सती प्रथा का साक्ष्य मिला है। ठीक है, अब अगर बात पूछ ले कि भानुगुप्त का एरण अभिलेख कहाँ है, तो ये आपके मध्य प्रदेश के सागर में है। मध्य प्रदेश के सागर में है। अब हम नीचे वाले तीनों शिलालेख की बात भी कर लेते हैं। रुद्रदामन का जो जूनागढ़ शिलालेख है वो कहाँ का है? वो गुजरात में है। गुजरात में है। इलाहाबाद स्तंभ या समुद्रगुप्त का शिलालेख है, ये इसको प्रयाग प्रशस्ति भी कहते हैं, प्रयाग प्रशस्ति। तो ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखना। और जो समुद्रगुप्त थे इसको क्या बोला जाता है? भारत का नेपोलियन भी कहा गया था। भारत का नेपोलियन। नेपोलियन। और जो आपके समुद्रगुप्त थे ये एक कवि भी थे, तो इनको कवि राज भी बोला गया है। हर्ष का मधुबन शिलालेख की बात करें तो एक चीज और याद रखना, जो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है इसके बारे में काफी इंपॉर्टेंट चीज आपसे पूछी जाती है कि इसमें है वो किस किस चीज का जिक्र किया गया है। ठीक है, तो आप याद रखना, सबसे पहले तो ये गुजरात का हो गया। दूसरा, इसमें रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है तो रुद्रदामन का तो इसमें आएगा ही आएगा। और इसमें किसका आएगा? इसमें सम्राट अशोक का भी जिक्र है। इसके साथ साथ ही जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, चंद्रगुप्त मौर्य, उनका भी इसमें जिक्र है। और एक आता है स्कंद गुप्त, स्कंद गुप्त, इनका भी इसमें जिक्र है। तो ये भी आपसे पूछा जाता है, तो इनको आप ध्यान रखना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है फर्स्ट। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन। एक्सरे के बहुत अधिक संपर्क में आने से हमें कौन सा रोग हो सकता है? कैंसर, HIV एड्स, और H1N1 फ्लू, और गोनोरिया। तो आपका जो राइट आंसर क्या होगा? एक्सरे के बहुत अधिक संपर्क में आने से रोग हो जाता है, वो हो जाता है कैंसर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ए। तो ये तो आपका हो जाएगा। अब आपसे पूछा जा सकता है कि जो एक्सरे है, एक्सरे है उसकी खोज किसने की थी? जो एक्सरे है उसकी खोज वेरी इंपॉर्टेंट बनता है ना। तो ये पूछा जाए तो आपको याद रखना है, रोटजन ने की थी। किसने की थी? रोटजन ने की थी। एक्सरे की खोज है वो रोटजन ने की थी। अब ये तो क्वेश्चन आ गया। अब कई बार है वो रोग से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। वो क्वेश्चन क्या पूछ लिए जाते हैं? आपसे पूछ लिए जाते हैं कि बैक्टीरिया से होने वाले रोग, बैक्टीरिया से होने वाले रोग, तो उसमें आपसे पूछ लिया जाता है, जैसे आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, 4 में से 3 तो आपको बैक्टीरिया से होने वाले रोग दे देंगे, एक आपसे दे देगा वायरस जनित रोग दे देगा, और फिर आपसे पूछ लेगा इनमें से कौन सा है जो बैक्टीरिया जनित रोग नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ ले तो आपको बैक्टीरिया से जनित रोग हो गए, और इसके साथ साथ वायरस से जनित रोग हो गए, कवक से जनित रोग हो गए, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो मैं बैक्टीरिया के कुछ एक आपको लिखा देती हूँ। जैसे हेजा हो गया, हैजा बैक्टीरिया के कारण होने वाला रोग है। इसके साथ साथ कुष्ठ रोग हो गया, कुष्ठ रोग, और आपके प्लेग, इसके साथ साथ निमोनिया, निमोनिया, और टिब्बी जिसे यक्ष्मा कहा जाता है। ठीक है, और काली खांसी, काली खांसी, ये सारी क्या है? ये आपके बैक्टीरिया जनित रोग है। इसके साथ साथ हमने बैक्टीरिया की बात कर ली तो थोड़े से वायरस जनित रोग भी देख लेते हैं।
वायरस जनित रोग, वायरस से कौन कौन से होते हैं? जैसे चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स हो गया। इसके साथ साथ ही जो सामान्य अपने जुकाम बुखार होते हैं वो हो गया। डेंगू बुखार हो गई, डेंगू बुखार हो गई। खसरा हो गया, खसरा हो गया। और चिकनगुनिया हो गया, चिकन गुनिया होगा। चिकन पॉक्स और चिकन गुनिया दोनों के दोनों किससे होते हैं? वायरस जनित रोग है। इसके साथ साथ ही इबोला, जो इबोला वायरस है, इबोला रोग हो गया। कंठमाला रोग हो गया, कंठमाला रोग हो गया। तो ये सारे क्या है? ये आपके वायरस जनित रोग है। तो बैक्टीरिया वायरस मैंने दोनों आपको लिखा दिया, तो इनको थोड़ा आप ध्यान में रखना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन है फर्स्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा करंट अफेयर का है। अमेरिकी हेलीकॉप्टर AH-64E अपाचे को राज्य में कहां तैनात किया गया है? राज्य यानी राजस्थान। कहां तैनात किया गया है? सूरतगढ़ मिलिट्री स्टेशन, जोधपुर मिलिट्री स्टेशन, जैसलमेर मिलिट्री स्टेशन और बाड़मेर मिलिट्री स्टेशन। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए बी। अमेरिकी जो हेलीकॉप्टर है अपाचे, उसको जोधपुर मिलिट्री स्टेशन में तैनात किया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन है बी। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन। उस खेल हस्ती का नाम बताइए जिसे हाल ही में अप्रैल 2024 में आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2024 के 9वें संस्करण के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है, जो 1 से 29 जून तक वेस्ट इंडीज और संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए में आयोजित किया जाएगा। सबसे पहले तो हमें इसके राइट आंसर की तो बाद में बात करेंगे। सबसे पहले देखना कि जो आईसीसी पुरुष टी20 खेल है, आईसीसी पुरुष टी20 पुरुष, ठीक है। तो इसको आपसे पूछा जा सकता है, इसका जो 2024 में जो होगा तो ये कब से कब तक होगा? 1 से 29 जून होगा, पहली बात। दूसरी कि संस्करण कौन सा है? तो ये 9वां संस्करण है, ठीक है, 9वां संस्करण है। उसके बाद इसका आयोजन है वो कहाँ कहाँ होगा? आयोजन आपको देखना है। तो इसका आयोजन है वो आपके वेस्ट इंडीज और यूएसए, वेस्ट इंडीज और दूसरा यूएसए में होगा। उसके बाद बात आती है कि इसके जो ब्रांड एम्बेसडर है या फिर राजदूत है वो किसे नियुक्त किया गया है? शाहरुख खान, हुसैन बोल्ट, केल्विन किप्टम और टाइसन। राइट आंसर ऑप्शन है बी, हुसैन बोल्ट। हुसैन बोल्ट के साथ साथ है वो दो लोग और है, वो कौन कौन से हैं? हमारे भारत के युवराज सिंह, युवराज सिंह और एक किसे? क्रिस गेल, क्रिस गेल। तो तीनों को याद रखना है, हुसैन बोल्ट, युवराज सिंह और एक क्रिस गेल, तीनों को है वो राजदूत है वो नियुक्त किया गया है 9वें संस्करण का आईसीसी पुरुष टी20 का, ठीक है। तो इनको ध्यान रखना, आपको ज्यादा ध्यान रखना है कि इसका आयोजन है वो वेस्ट इंडीज और यूएसए में किया जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन 2। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन। बिसलपुर बांध का निर्माण है वो कब पूरा हुआ? 1989, 1946, 1999 और 1992। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन है थर्ड। बिसलपुर जो बांध है उसका निर्माण किया गया था 1999 में। और ये बिसलपुर बांध कहां पर है? टोंक में है। कहां पर है? टोंक में। राइट आंसर ऑप्शन है थर्ड, 1999। आगे बढ़े। सांबर जेल को रामसर आदर भूमि सूची में कब शामिल किया गया? 1985, 1981, 1990 और 1992। तो सांबर जेल की बात करें तो रामसर आदर भूमि तो कब घोषित किया गया था या कब शामिल किया गया था? तो इनको शामिल किया गया था, ऑप्शन है थर्ड, 1990 में। 1990 में। अगर आपसे आर्द्र भूमि दिवस पूछ ले तो आपको क्या याद रखना है? 2 फरवरी। क्या याद रखना है? 2 फरवरी। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान में आर्द्र या रामसर भूमि, जो रामसर आर्द्र भूमि है इस सूची में कितने स्थान है वो सूचीबद्ध किए गए हैं, कितने स्थान है वो शामिल किए गए हैं? तो याद रखना, राजस्थान के 2 स्थान है इसमें शामिल किए गए हैं। फर्स्ट तो मैंने आपको बता दिया सांबर झील, सांबर झील। और दूसरा है आपके राजस्थान में केवला देव का, केवला देव अभ्यारण्य, केवला देव अभ्यारण्य कहाँ पर है आपको कमेंट करके बताना है, पहली चीज। दूसरी चीज आपको कमेंट करके ये बतानी है कि इसको राजस्थान का जो ये स्थान है केवला देव, इसको रामसर आदर भूमि में कब शामिल
किया गया है? दो चीज आपको कमेंट करके बतानी है। राइट आंसर ऑप्शन थर्ड 1990। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय टाइगर दिवस है वो कब मनाया जाता है? 24 जुलाई, 20 जुलाई, 29 जुलाई और 25 जुलाई। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो तो होगा ऑप्शन है बी, 29 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय टाइगर दिवस से मनाया जाता है। तो जो वन्य जीव प्राणी है बाघ, बाघ उसकी स्थिति के लिए जागरूकता फैलाने के लिए क्या बनाया जाता है? 29 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय टाइगर दिवस से मनाया जाता है। हर साल मनाया जाता है। तो अगर आपसे पूछ ले एक चीज कि 29 जुलाई को जो अंतरराष्ट्रीय टाइगर दिवस मनाया जाता है उसको मनाने का निर्णय है कब लिया गया या कब से है ये बनाया जा रहा है? तो ये 2010 से है वो अंतरराष्ट्रीय टाइगर दिवस से मनाया जा रहा है। और ये जो इसका आयोजन किया गया या फिर 2010 से बनाना शुरू किया गया था, तो ये कहां पर किया गया था या किस सम्मेलन में इसका निर्णय लिया गया था? तो इसको आप याद रखना, सेंट पीटर्सबर्ग बाघ सम्मेलन में ये कहा गया था कि 2010 से है वो आपका अंतरराष्ट्रीय टाइगर दिवस है वो बनाया जाएगा 29 जुलाई को सेंट पीटर्सबर्ग बाघ सम्मेलन में, बाघ सम्मेलन में। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। राइट आंसर ऑप्शन है थर्ड हो जाएगा आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों से कौन सा एक सही सुमेलित है? सही सुमेलित है ये बताना है। बायोस्फीयर रिजर्व एडवर्ड सुएस, इकोसिस्टम एपी डी कंडोल, इकोलॉजी एजी टांसले, जैव विविधता रिटर। तो इसमें कौन सा एक है जो सही सुमेलित दे रखा है? यानी जो जैसे वाइस्फीयर रिजर्व हो गए तो इसके जनक कौन है? ठीक है, ये बताना है। या फिर ऐसे पूछ ले कि इनको शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था? तो ये आपको बताना है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन है ए ही दिया गया है। ऑप्शन है ए दिया गया है। तो बायोस्फीयर रिजर्व अगर इसकी बात करें तो इस शब्द को सबसे पहले है वो प्रयोग में लिया था एडवर्ड सुएस ने, एडवर्ड सुएस ने। तो ये तो आपका राइट आंसर हो गया। अब जो हमारे तीनों जो रोंग दे रखे हैं उनके भी राइट की बात कर लेते हैं। इकोसिस्टम की बात करें, इकोसिस्टम की बात करें तो ये शब्द है वो सबसे पहले दिया था ए जी टांसले ने, एजे टांसले में। तो इसमें जो थर्ड की बात कर रखे है ना, इसने इको सिस्टम दिया था इन्होंने। ठीक है, अब इकोलॉजी शब्द की बात करें तो इकोलॉजी शब्द है ये सबसे पहले दिया था अर्नस्ट हेक्कल ने, अर्नस्ट हेक्कल ने ये शब्द इन्होंने दिया था। अब जैव विविधता की बात करें तो इस शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग है वो रेमंड एफ दासमैन ने किया था। किसने किया था? रेमंड एफ दासमैन, दासमैन ने इस शब्द का यूज है वो सबसे पहले किया था। तो ये चारों के चारों आपको याद रखने हैं। बायोस्फीयर रिजर्व शब्द है वो एडवर्ड स्वेस ने दिया, इकोसिस्टम है एजी टांसले ने, इकोलॉजी अर्नेस्ट हेक्कल ने, जैव विविधता रेमंड एफ दासमैन ने। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन है ए हो जाएगा। आगे बढ़े, पेड़ पौधों एवं जंतुओं की सर्वाधिक जो विविधता विशेषता है वो कहाँ पाई जाती है? शीतोष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनों में, या उष्ण कटिबंधीय आर्द्र वन की है ये विशेषता, सवाना वनों की है, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों की है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन है बी, पेड़ पौधे जंतुओं की जो सर्वाधिक विविधता की विशेषता है वो उष्ण कटिबंधीय आर्द्र वनों की है। तो राइट आंसर ऑप्शन है बी हो जाएगा। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज स्थित है, कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में, कोलकाता में, मुंबई में और चेन्नई में। तो नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज की बात करें तो ये आपकी स्थित है नई दिल्ली में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है फर्स्ट है। जो नेशनल ब्यूरो ऑफ आपके प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज है इसकी अगर हम बात करें तो इसको क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय पादप आनुवंशिकी संसाधन ब्यूरो बोलते हैं, राष्ट्रीय पादप आनुवंशिकी संसाधन ब्यूरो। अब आपसे ये पूछ ले कि इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसकी स्थापना वर्ष भी पूछ सकते हैं ना कि इसकी स्थापना है वो कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1976 में नई दिल्ली में। राष्ट्रीय स्तर पर जो पौधों के आनुवंशिक संसाधन है उनके प्रबंधन के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में इसकी स्थापना है वो की गई थी, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, स्थापना 1976 में, ध्यान रखना है। इसके अलावा आपसे पूछे जा सकते हैं कि इसके कितने कितने क्षेत्रीय कार्यालय है, ये इंपॉर्टेंट है।
क्षेत्रीय कार्यालय हैं। कार्यालय तो ये याद रखना, इसके क्षेत्रीय कार्यालय कितनी है? 10 है। कितने हैं? 10 है। अब एक इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि जो इसमें क्षेत्रीय कार्यालय 10 है, उसमें से राजस्थान का कोई स्थान है जो इसमें शामिल है। तो 10 को तो हमें याद नहीं रखना, जैसे इसमें एक तो शिमला हो गया, एक शिमला है, जोधपुर है, जोधपुर है, इसके अलावा त्रिशूर। आपको सारे के सारे तो नहीं याद रखने, लेकिन जो इसमें राजस्थान के स्थान है वो आपको याद रखने हैं। शिलोंग हो गया, शिलोंग हो गया, भोवाली, भोवाली हो गया, कटक हो गया, हैदराबाद हो गया, हैदराबाद, रांची और श्रीनगर। तो इसमें हमारे राजस्थान का एक स्थान है और वो कौन सा है? वो है जोधपुर। तो इसको आपको ध्यान रखना, आपसे पूछा जा सकता है। और वो क्या पूछा जाएगा कि नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज है, यानी राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो है, उसका क्षेत्रीय कार्यालय वो राजस्थान में कहाँ स्थित है या फिर कौन सा है? तो आपको बताना है ये कौन सा है, जोधपुर है। स्थापना कब हुई? 1976 में। कितने कार्यालय हैं? 10 है वो क्षेत्रीय कार्यालय। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन है ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। हान जनजाति किस भाग में मिलती है? ये आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्वेश्चंस हैं, तो आप थोड़ा सा ध्यान से देखना। हान जनजाति किस भाग में मिलती है? उत्तरी अफगानिस्तान में, मध्य चीन में, दक्षिणी अफ्रीका में, पश्चिमी भारत में। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है बी। हान जनजाति है वो मध्य चीन में मिलती है। जैसे आपसे कई बार पूछ लिया जाता है ना, बुशमैन जनजाति कहाँ मिलती है? जो कि दक्षिण अफ्रीका में मिलती है, बुशमैन जनजाति। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन। हिडेल्सा जनजाति किस क्षेत्र में निवास करती है? नील नदी की घाटी में, मिसौरी नदी की घाटी में, अमेजन नदी की घाटी में, मिसिसिपी नदी की घाटी में। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन है बी। हिडेल्सा जो जनजाति है वो मिसौरी नदी की घाटी में अपना जीवन यापन करती है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन। कोलंबिया का पठार किस देश में है? अमेरिका, कोलंबिया, मेक्सिको और पेरू। तो जो कोलंबिया का पठार है वो अमेरिका में स्थित है। राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन है ए। जो आपके बात करें आपके सिलेबस की, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी की, तो इसमें सीधा सीधा ये नहीं दिया हुआ कि आपको महाद्वीप पढ़ने हैं, महासागर पढ़ने हैं, या फिर नदी घाटियां पढ़नी है, पठार पढ़नी है, लेकिन सीधा आपको जो दिया गया है, एक लाइन में आपका सिलेबस दिया गया है और उस एक लाइन के सिलेबस को हमें अच्छे से कवर करना है। ठीक है, उसमें तो सिर्फ ये दिया गया है कि आपको भौतिक विशेषताएं पढ़नी है, तो भौतिक विशेषताओं में महाद्वीप आपके आ जाते हैं, महासागर आ जाते हैं, आपके पठार, नदियां, घाटियां सब आ जाती हैं। फिर भौतिक विशेषता के बाद है आपको पर्यावरणीय और पारिस्थितिक मुद्दे दिए गए हैं, वन्य जीव जंतु हैं, वन्य जीव जंतु है, और जो जैव विविधता है उसके बारे में दिया गया है। तो ये सारे टॉपिक है वो मैं आपको अच्छे से कवर करवा दूंगी। कोशिश ये करूंगी कि अलग से जो क्लासेस हैं वो प्रोवाइड करवाऊं, क्योंकि ये है आपके किसमें, वर्ल्ड ज्योग्राफी है वो आपके सिर्फ महिला सुपरवाइजर में है, सीटी में नहीं है। इसलिए मैं इस टेस्ट में है सिर्फ इनके क्वेश्चन ला रही हूँ, और इनको जो अलग से है वो क्लासेस मैं प्रोवाइड करवा के इनको करवा दूंगी। तो आप इसी चैनल के साथ है वो जुड़े रहना, और शाम को भी इसकी क्लास आती है उसको भी जरूर लेना आप। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? पहले पिछले क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे इसमें दिया हुआ है ना कि कोलंबिया का पठार है वो किस देश में है, तो ये तो हमें सिर्फ एक पूछ लिया, कोलंबिया का पूछ लिया, इसके साथ और भी हमसे पूछे जा सकते हैं। जैसे एक पामीर का पठार है, पामीर का पठार, या फिर जिसको तिब्बत का पठार बोलते हैं, तिब्बत का पठार बोलते हैं, वो कहाँ पे है? तिब्बत, चीन में है। तो ये भी पूछा जा सकता है, तो ये ध्यान रखना। मैं 5-6 आपको इंपॉर्टेंट है वो लिखवा देती हूँ ताकि आपको ध्यान में रहे। उसके बाद आपको अनातोलिया का पठार पूछा जाता है जो काफी इंपॉर्टेंट है। अनातोलिया, अनातोलिया का पठार, पठार है जो कि हम पहले पढ़ते थे तुर्की में, अब इस देश का नाम तुर्की रख दिया गया है। ठीक है, उसके बाद सान का पठार, सान का पठार जो कि कहां पर है? म्यांमार में है। आपसे पूछ ले कि अगर म्यांमार का पुराना नाम क्या था, तो वो क्या था? बर्मा था। म्यांमार का जो पुराना नाम है वो बर्मा था। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है पिंड का पठार, पिंड मांट का पठार, पिंडमांट का
पठार, तो ये कहां पर है? ये भी आपके यूएसए में है। उसके अलावा अगर आपसे पूछ ले पेटागोनिया का पठार, पेटागोनिया का पठार, पेटागोनिया, तो पेटागोनिया पठार की बात करें तो ये कहां पर है? ये आपके अर्जेंटीना में है, अर्जेंटीना में है। इसके अलावा और पूछा जा सकता है आपका, जैसे मेसेटा का पठार, मेसेटा का पठार, तो मेसेटा के पठार की बात करें तो ये कहां पे है? स्पेन में है। जो आपके आइबेरिया प्रायद्वीप है ना स्पेन में, वहां पर है, वहां पर है ये। आपसे पूछ ले अलास्का का पठार, आपसे पूछ ले अलास्का का पठार, तो वो भी आपके कहां पर है? यूएसए में है। एशिया माइनर का पठार पूछ ले तो एशिया माइनर का पठार है वो कहां पर? आपके तुर्की में है। एशिया माइनर, माइनर का पठार पूछ ले। इसके अलावा आपसे पूछ सकते हैं मालवा का पठार, जो आप जानते ही हो कहां पर है? हमारे भारत में है मालवा का पठार। लोयस का पठार पूछ ले, ये इंपॉर्टेंट है, लोयस, लोयस का पठार, तो जो लोयस का पठार है वो कहां पर है? आपके चीन में है। तो ये काफी सारे मैंने आपको इंपोर्टेंट जो पठार थे वो मैंने आपको यहाँ पर एक साथ है वो याद करवा दिए, तो आप हो सके तो इनको नोट डाउन भी कर लेना। और जो हम ये टेस्ट करते हैं और इस टेस्ट में जो इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है या फिर मैं कुछ एक साथ फैक्ट लिखवाती हूँ, तो आप उनको A4 साइज की एक सीट रखा करो पास में और उनमें नोट डाउन कर लिया करो। आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? अमेरिका, कनाडा, भारत और रूस। तो क्षेत्रफल की बात करें तो राइट आंसर का हो जाएगा ऑप्शन डी, रूस है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश है। अगर बात करें फर्स्ट नंबर पर तो आगे आपका रूस, सेकंड नंबर पे है कनाडा, सेकंड पे है कनाडा, थर्ड पे है संयुक्त राज्य अमेरिका, फोर्थ की बात करें तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा चीन है, फिफ्थ की बात करें तो ब्राजील है। अपने भारत तक चलते हैं अपन, छठा कौन सा है? छठा ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया है। और सातवां कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? विश्व का सातवां सबसे बड़ा देश है भारत है। तो अगर देखने में लगता है कि ये तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस है। लेकिन अगर इनमें ही आपसे तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा ये पूछ लेते तो बहुत ही कम स्टूडेंट, यानी 10 से 15% स्टूडेंट ही इसका राइट आंसर दे पाते। तो इसलिए मैंने एक साथ ये सारा लिखवा दिया, इसलिए ये इतना सिंपल क्वेश्चन मैं यहाँ पे लेके आई। राइट आंसर ऑप्शन डी। आगे बढ़े। विश्व की सर्वाधिक लंबी रेल लाइन कौन सी है? ट्रांस साइबेरियन रेलवे लाइन, ट्रांस मॉस्को रेलवे लाइन, ट्रांस टोक्यो रेलवे लाइन और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अगर राइट आंसर की बात करें, विश्व की सर्वाधिक लंबी रेल लाइन है तो वो ट्रांस साइबेरियन रेलवे लाइन है। तो राइट आंसर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा, ट्रांस साइबेरियन रेलवे लाइन। राइट आंसर ऑप्शन ए। आगे बढ़े। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाथीगुड़ा की नाल दर्रा जोड़ता है, यानी किसको जोड़ता है? और ये जो आपके नाल वाले यानी दर्रे वाले जो क्वेश्चन है वो काफी बार इंपॉर्टेंट होते हैं और आपसे काफी बार पूछ ले जाते हैं। तो हाथीगुड़ा की नाल है वो उदयपुर और राजमंद को जोड़ता है, उदयपुर सिरोही को, पाली और राजमंद को, ब्यावर और पाली को। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन टू, उदयपुर और सिरोही को जोड़ता है हाथीगुड़ा की नाल दर्रा। तो राइट आंसर ऑप्शन टू। आगे बढ़े। देवधाम त्रिवेणी संगम पर किन तीन नदियों का संगम होता है? बनास बेड़च में नाल, बनास संबल सीप, बनास डाई खारी और बनास बांडी मानसी। तो जो देवधाम त्रिवेणी संगम है वहां पर तीन नदियां मिलती है, बनास, बांडी और मानसी। तो राइट आंसर ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा। आगे बढ़े। राजस्थान के प्रमुख कलाकार जिनके नाम नाक से अलगोजा बजाने पर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ है, उनका नाम गनी मोहम्मद, अली मोहम्मद, रामनाथ चौधरी और बसंत काबरा। तो ये हाल ही आपके राजस्थान करंट अफेयर का क्वेश्चन है, आप लोगों ने इसको पढ़ा भी होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। रामनाथ चौधरी है वो प्रमुख कलाकार बने जिन्होंने नाक से अलगोजा बजाकर है वो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम है वो दर्ज किया है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का छठा अंतरराष्ट्रीय स्तर का सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक किस जिले में बनाया जा रहा है? सिंथेटिक एथलीट ट्रैक खेलगांव उदयपुर में, चौंप गांव जयपुर में, नानसी गांव अजमेर में, दूधवा
खुर्द गांव बाड़मेर में। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, खेल गांव जो उदयपुर है उसमें राजस्थान का छठा अंतरराष्ट्रीय स्तर का सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक है वो बनाया जा रहा है। राइट आंसर ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। 8 मई को प्रदेश के किस मतदान केंद्र पर लोकसभा चुनाव 2024 के लिए पुनर्मतदान किया गया? खेलगांव उदयपुर में, चौंप गांव जयपुर में, नानसी गांव अजमेर में और दुधवा खुर्द गांव बाड़मेर में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दुधवा खुर्द गांव बाड़मेर। याद रखना जो अभी राजस्थान में लोकसभा चुनाव हुए हैं वो कितने नंबर के हुए हैं ये आप याद करना और कमेंट करके बताना। जो राजस्थान में तो क्या जो लोकसभा चुनाव हुए हैं वो 18वीं लोकसभा, ठीक है। विधानसभा के आपसे पूछ ले तो 16वीं विधानसभा हमारे राजस्थान में चल रही है। इन दोनों चीजों को आप ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन। किसानों व महिलाओं को अपने उत्पाद ग्राहकों को सीधे बेचने की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से किस ऐप को है वो लॉन्च किया गया है? किसान पोर्टल ऐप, उत्कर्ष किसान, सुविधा पोर्टल और राजग्राम। तो इसमें अगर हम राइट आंसर की बात करें तो आपका राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन है बी, उत्कर्ष किसान ऐप है उससे किसानों व महिलाओं को अपने उत्पाद सीधे ग्राहकों को बेचने की सुविधा है वो दी गई है। इसी उद्देश्य से उत्कर्ष किसान ऐप है वो लॉन्च किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन बी। आगे बढ़े। हाल ही में केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने राजस्थान के किस जगह को कुल समर्थ ऑफ इंडिया कैंपेन के लिए चयन किया गया है? कुल समर्थ ऑफ इंडिया कैंपेन के लिए माउंट आबू, मीनार गांव, सिमलवाड़ा और रामगढ़। तो कूल समर्थ ऑफ इंडिया कैंपेन की बात करें तो इसके लिए चुना गया है माउंट आबू सिरोही को। अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस वन्यजीव अभयारण्य में ग्रीन लिंक्स नामक दुर्लभ मकड़ी की प्रजाति पाई गई है? ग्रीन लिंक्स नामक दुर्लभ जनजाति, ग्रीन लिंक्स है। तो इसमें पूछा है ये किसकी जो प्रजाति है? तो ये मकड़ी की प्रजाति है और किस अभ्यारण्य में मिली है? कुंभलगढ़, प्रतापगढ़, ताल छापर और नाहरगढ़। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, ताल छापर यानी चुरू में है। आगे बढ़े। अगला। वाराणसी में आयोजित सीनियर कुश्ती फेडरेशन कप 2024 में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है? ललित गुप्ता, दीक्षा जाट, जूही प्रजापति और पान्ना देवी गोदारा। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, दीक्षा जाट है। उन्होंने वाराणसी में आयोजित हो रही सीनियर कुश्ती फेडरेशन कप 2024 में कांस्य पदक है वो जीता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बी, दीक्षा जाट। तो ये मैंने काफी इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन आपको करवाए, साथ में जो आपको समझाने लायक चीजें थी वो भी दी और साथ में जो एक्स्ट्रा फैक्ट थे, एक्स्ट्रा जो महत्वपूर्ण तथ्य थे वो भी मैंने आपको इसमें करवाए हैं। और उन चीजों को आप एक साथ है वो नोट भी किया करो ताकि आप अगले टेस्ट के साथ उनका रिवीजन कर सको। बार बार उस चीज का रिवीजन करोगे तो वो अच्छे से आपके कवर भी हो जाएगी। तो चलिए, क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके बताना। अच्छी लगी तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ है वो चैनल को शेयर करना। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। अब हम मिलते हैं शाम को, कल शाम को मिलते हैं और कल की तरह शाम को भी हमें वर्ल्ड हिस्ट्री का एक नया टॉपिक है वो लेकर आएंगे, तो उस पर हम मिलते हैं। चलिए, आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।